भंडारा की इस पावन भूमि पे उपस्थित है, तो मैं अनुरोध करूंगा सभी अतिथिगण से एक जोरदार तालियों के साथ में अपना स्वागत कीजिए। एक जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार, क्या बात है, क्या बात है। जो अभी तक आईएमसी के साथ जुड़े नहीं हैं, जिनको आईएमसी किसी दोस्त, किसी परिजन, किसी रिश्तेदार के द्वारा पता चला और आज पहली बार ऐसी किसी मीटिंग में आए हैं, उन्होंने आईएमसी में अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आईडी क्रिएट नहीं की, ऐसे कितने हमारे साथी एक पर अपना हाथ खड़ा करके हमें बताइए कितने नए लोग हैं? नए लोग जोरदार, हमारे सभी नए जोरदार तालियों के साथ में हम लोग आईएमसी परिवार स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे सभी नए गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। भंडारा की पावन भूमि में मेरा पहला ये सेमिनार है। इतना भव्य सेमिनार इतने बड़े रूप से आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से दिलीप जी और उनकी समस्त टीम को मैं दिल से नमन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही शानदार आयोजन किया है दिलीप जी और उनकी टीम ने। मैं आ रहा था, मैंने देखा कि पूरे हॉल का अच्छे तरीके से संचालन जो किया होस्ट के रूप में दिनेश राठौर जी ने बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभाई। दिनेश जी की एक जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए। साथियों, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है बहुत से लोगों के जीवन के अंदर। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज के बाद आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आज के बाद आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज का दिन है वो आपकी आने वाली जिंदगी का पहला सबसे बेहतरीन दिन साबित होगा। ये मैं आपको सबको गारंटी देता हूं। कितने लोग तैयार हैं अपना जीवन बदलने के लिए? एक साथ हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। कितने लोग चाहते हैं कि वो खूब अमीर बने? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी स्कूल में पढ़े लिखे? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि वो देश विदेश की यात्रा करे फ्री ऑफ कॉस्ट? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास में जेवर जवाहरात हो, खूब सारी भूमि हो, बड़े बड़े मकान हो? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास में मर्सिडीज कार हो, बीएमडब्ल्यू हो, जैगुआर हो, बेंटली हो, बेहतरीन कार हो? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। यस। तो साथियों, आप सही जगह पे आए हो, आप सही समय पे आए हो। बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। साथियों, नाम डॉक्टर अख्तर खान वाला है। पैदाइश मेरी गुजरात की है। मेरी पूरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई लिखाई आपके पड़ोसी जो सिटी है नागपुर, वहीं पे हूँ, वहीं का हूँ मैं। नागपुर में मैंने अपनी सारी स्कूलिंग की। मैंने अपना डिग्री नागपुर से किया, बैचलर्स इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। साथ ही में मैंने साइकेट्री के अंदर पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मेरी जीवन एक अच्छा खासा जीवन बीत रहा था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने हर प्रकार की कष्ट झेले, हर प्रकार के कष्ट झेले। हम 3 भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने के लिए, अच्छा एक शिक्षा और एक अच्छा जीवन देने के लिए, जैसा एक मध्यम वर्ग के परिवार में होता है, वैसे ही हमारे घर का माहौल था। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप आईएमसी में क्यों आए, आईएमसी आपने क्यों चुना, क्यों जुड़े? जब अच्छा खासा आपका जॉब, अपना अच्छा खासा आपकी प्रैक्टिस थी, तो आपने आईएमसी का चुनाव क्यों किया?
जानना चाहते हैं आप लोग मैंने आईएमसी क्यों चुना? यस। साथियों, मैं 1997 में पहली बार मैंने कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और उसी साल मेरे मदर को सबसे पहली बार कैंसर डिटेक्ट हुआ। और आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय कैंसर के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ मौजूद नहीं थी, विज्ञान उतना विकसित नहीं था। तो ऐसे समय में हम लोग घबरा गए। मेरी मदर का हमने इलाज करवाया, नागपुर के सबसे टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर अजय मेहता, उनके पास में इलाज हुआ। वो ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो गई, ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई। और जिस किसी के परिवार में कैंसर का मरीज होगा तो आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी देते हैं तो बीमारी से ज्यादा कीमोथेरेपी से आदमी जो है खत्म हो जाता है। उनके बाल झड़ गए, उनको वॉमिटिंग होती थी, रात भर उनको नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खा पाती थी, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। पर ईश्वर की कृपा से वो ठीक हुई। दिन बीतते गए, 2010 में उनको सेकेंड बार कैंसर का डिटेक्ट हुआ और 2010 में फिर से उनका ऑपरेशन करवाया, फिर से उनको हमने कीमोथेरेपी दी। दूसरी बार उनको वही सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। तब तक मैं एक डॉक्टर बन चुका था, मेरी खुद की प्रैक्टिस थी, मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा था और मेरा पूरा परिवार नागपुर में रह रहा था। मेरे परिवार में मेरे पिताश्री, मेरी एक छोटी बहन और मेरा एक छोटा भाई भी है। साथियों, जीवन ने एक मोड़ 2013 में लिया। अभी तक सारी चीजें सही चल रही थी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, जो हर परिवार में होता है। 2013 में एक बहुत बड़ा तूफान हमारे सबके परिवार में, मेरे परिवार में आया। मुझे जो डॉक्टर मेरे मदर को ट्रीटमेंट दे रहे थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अख्तर, आप इमीडिएटली मुझसे आके नागपुर में मिलिए। मैं गया नागपुर, उनकी केबिन में गया, शंकर नगर में उनकी क्लिनिक है। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे परिवार के सारे लोग थे, मेरे अम्मी थे, अब्बा थे, मेरी छोटी बहन, छोटा भाई बाहर बैठे थे। डॉक्टर ने मुझे रूम में बुलाया और थोड़ी देर तक वो मेरे से यहां वहां की बातें करने लगे और 10-15 मिनट के बाद वो अपनी चेयर से उठे और मेरे पीछे आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के उन्होंने कहा कि बेटा आप तैयारी कर लो। मैं डॉक्टर था, मुझे इस बात का समझ आ गया, मतलब तो बात का मतलब यही था कि 2 महीने बाद तुम्हारी मां दिल टूट गया मेरा। मुझे लगा कि मेरा डॉक्टर बनने का कोई मकसद ही नहीं है। मैं डॉक्टर होकर भी मेरी मां की जिंदगी नहीं बचा सकता हूं। मेरा डॉक्टर बनना व्यर्थ है। मेरा दिल टूट चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। बाहर मेरी मां बैठी हुई है, मेरे अब्बा बैठे हुए हैं, मेरा छोटी बहन, मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। मैं उनसे जाके क्या कहूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। साथियों, बहुत बेबस महसूस कर रहा था मैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जिस मां ने अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छा जीवन दिया, उस मां की जान बचाने के लिए मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। एक डॉक्टर हूं लेकिन उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। साथियों, मैं वहां से उठा, केबिन से बाहर गया और अपने अम्मी को गले से लगा लिया, बहुत तेज जकड़ के उनको गले से लगाया और उनको कहा, अम्मी चिंता करने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम फिर से लड़ोगी,
इतने सालों से तुम लड़ रही हो, हम फिर से विजय होंगे और ये बीमारी जो है तुमको कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा बोल के मैं उनको घर पे लेके चले गया। लेकिन मन में मुझे पता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना इनका जीवन रहेगा। साथियों, उसी समय मैं कश्मकश में था कि मैं क्या करूं। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में था, क्योंकि मैं रहता था हैदराबाद में, मेरा पूरा परिवार नागपुर में रहता था। रोज मुझे जब भी कॉल आता था घर से तो मुझे लगता था कि कोई अनहोनी होने की न्यूज़ आई है, कोई ऐसी खबर आई है कि मेरी अम्मी नहीं रही, ऐसा कुछ मुझे लगते रहता था। साथियों, उसी समय मुझे एक मसीहा, एक ईश्वर के भेजे मसीहा का फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि दोस्त, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक है, हर्बल है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जो है तेरी अम्मी को दे दे, उनकी सेहत में सुधार होगा। मैंने मजाक उड़ाई, मैंने हंसी उड़ाई। जिस बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा कि इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसने लंदन जाके, कनाडा जाके, रशिया जाके पढ़ाई की है, प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है, इतने बड़े डॉक्टर जो 17 साल से मेरी अम्मी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो डॉक्टर ने मेरी माँ को मात्र 2 महीने का समय दिया है, और तुम मुझे ये तुलसी, एलोवेरा, गौमूत्र, हिमालयन बेरी, वीट गोल्ड, स्पाइरुलिना ऐसे कुछ प्रोडक्ट दिखा के तुम कह रहे हो कि मेरी माता जी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, तुम्हारे पास में खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तुम ये प्रोडक्ट देकर देखो, अगर तुम्हारी माता जी को असर होता है, ठीक होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। साथियों, मैंने बस ईश्वर का नाम लेके, अल्लाह का दुआ मांग के मैंने वो प्रोडक्ट अम्मी को देना शुरू किया। यकीन मानिए साथियों, 2 हफ्ते के अंदर मेरी अम्मी की तबीयत में सुधार होने लगा। मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, उनको फाइनल स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनका लिवर के अंदर, चेस्ट वॉल के अंदर, लंग्स के अंदर, यहां तक कि जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है, वहां भी कैंसर फैल चुका था। कैंसर को फैलने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो शरीर के अंदर से चमड़ी फाड़ के बाहर निकल रहा था। इतनी बुरी स्थिति में हमने आईएमसी के प्रोडक्ट देने शुरू किए। 2 हफ्ते के अंदर अम्मी की भूख ठीक होने लगी, वो उठने बैठने लगी, वो अपना कामकाज ठीक करने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि हमारा जीवन थोड़ा सा सामान्य हो रहा है, सारी चीजें बेहतर हो रही है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, 4 से 6 हफ्ते हो गए, 6 से 8 हफ्ते हो गए, मतलब 2 महीना जो डॉक्टर ने डेडलाइन दी थी वो भी समाप्त हो गई। मेरी अम्मी अभी तक स्वस्थ थी, ठीक थी और बेहतर होती जा रही थी। अब मेरा जो डर था वो अब कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। मैंने यही आईएमसी के प्रोडक्ट अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देना शुरू किया। डायबिटीज पेशेंट्स को दिया, थायराइड के पेशेंट्स को दिया, मैंने जो जिनको लकवा मार गया था उनको दिया। मैंने अलग अलग प्रकार के क्रॉनिक और एक्यूट हर प्रकार के मरीजों को मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट देना शुरू किया और सभी लोग चमत्कारी रूप से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। जीवन में फिर से खुशियां वापस आ ही रही थी कि 2014 में और एक बड़ी दुर्घटना हुई हमारे परिवार के अंदर। जनवरी 2014 20 तारीख मैं हैदराबाद में था और रात में करीब 12:30 बजे मुझे कॉल आया। देखता हूं कि मेरी माता जी का कॉल है। मैं घबरा गया, 12:30 बजे कॉल आया, मैं घबरा गया, मुझे लगा क्या हो गया। और मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो दूसरी ओर मेरी माता जी है और सिसक के रो रही है, सिसक के रो रही है, मतलब अनकंट्रोलेबली रो रही है। मैं घबरा गया, मतलब क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? मुझे लगा कि कुछ छोटे भाई को हो गया है, कुछ पता नहीं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 12:30 बजे अगर सामने से आपकी मदर का कॉल आया और वो रो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ दुर्घटना हुई है, यस और नो? यस। मुझे भी ऐसे ही लगा कि कुछ हुआ है। मैं उसको अम्मी को पूछा क्या हो गया, अम्मी क्या हो गया, बोलो, जवाब दो। अम्मी बस एक ही बात बोल रही, बेटा नागपुर आ जाओ जल्दी से, बेटा जल्दी से नागपुर आ जा। मैंने कहा एक काम करती हूँ, मेरे छोटे भाई इद्रिस को फोन दे, मैं उससे बात करता हूँ, क्या हुआ? बोले वो अस्पताल गया है। मैंने कहा क्यों, किस लिए अस्पताल गया वो? बोली तेरे अब्बा को हार्ट अटैक आया और बस तू जल्दी से आ जा।
मैंने तुरंत अपने बड़े चाचा को फोन किया। मैंने फोन करके एक ही बात पूछी कि काका अब्बा है कि गए? उन्होंने कहा बेटा जल्द से जल्द जैसे संभव हुआ तो पापा नहीं रहे। ऐसा लग रहा था कि पैरों तले जमीन निकल गई, आसमान फट पड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया कि कल तक तो ठीक है अब्बा, अभी आज रात में ही तो 9 बजे मैंने बात किया उनसे, अभी तक तो ठीक है। अब अचानक 12:30 बजे आप कह रहे हो कि अब्बा नहीं रहे। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि मेरा सबसे करीबी मित्र नहीं रहा। मैं कैसे मान लूं कि जिस बाप ने जीवन भर मेहनत मजदूरी करके हमको पाला, हमको अच्छे संस्कार दिए, अच्छा जीवन दिया, वो नहीं रहा। मैं कैसे मान लूं? मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा कि नहीं मान सकता मैं, ईश्वर इतना कठोर नहीं हो सकता, भगवान इतना बेदर्द नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर लगातार ऐसे प्रहार करे। लेकिन जो न्यूज थी वो थी, मैं तुरंत निकला। और साथियों व्यवस्था देखिए कि मैं अपने अब्बा के अंतिम संस्कार के लिए उनके जनाजे को कांधा भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए हैदराबाद था और वो लोग नागपुर रहते थे। बहरहाल घर पहुंचा, मैं देखता हूं पूरा परिवार बिखरा हुआ है। अम्मी एक जगह लेटी हुई है, रो रही है, भाई बहन पूरा परिवार सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं गया, उनको संभाला, परिवार को। छोटी बहन मेरे से 16 साल छोटी बहन है। मेरे अब्बा जब गुजरे वो मात्र 16 साल की, 17 साल की थी वो। उसको संभाला। हम लोग अभी समझ ही रहे थे कि 2-3 दिन के बाद में कुछ बैंक के कर्मचारी आ गए। मेरे अब्बा का नागपुर में शहीद चौक पे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आप कभी जाओगे नागपुर शहीद चौक पे तो सिराफी गारमेंट, सिराफी यूनिफॉर्म बोल के मेरे अब्बा की दुकान है। और वो दुकान के अंदर काम करने के लिए उन्होंने कुछ लोन लिया था। तो 2-3 दिन के बाद में, उनके मृत्यु के 2-3 दिन के बाद में बैंक के कर्मचारी आए और उन्होंने ये बताया कि भाई आपके पिताश्री ने बैंक से अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन लिया है और ये घर गिरवी रखा है उन्होंने। मुझे लगा कि 2-5 लाख रुपए का लोन होगा, दाएं बाएं करके वो लोन उतार दिया जाएगा। साथियों जब मैंने पूछा कि कितने से लाख का लोन है, तो जो उन्होंने अमाउंट बताया मेरा दिल बैठ गया, चक्कर आने लग गए मेरे को। तो लोन का अमाउंट था करीब 50 लाख रुपया। मेरा तो दिमाग सन्न बन्न हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ माता जी है जो कैंसर से लड़ रही है, लास्ट स्टेज में है। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरे अब्बा का स्वर्गवास हो गया और अब 50 लाख का एक लोन है जो अगर मैं नहीं चुकाता तो जो घर है नागपुर का हमारा, वो घर से हमको बाहर जाना पड़ेगा, मेरी माता जी को, मेरे दोनों भाई बहनों को। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर कैसा खेल खेल रहा है, ईश्वर हमारे साथ में इतनी क्रूरता भरा व्यवहार क्यों कर रहा है। होता नहीं, हम लोग दोष नहीं देते कई बार बार ईश्वर को, भगवान को दोष देते ना, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों। मैंने भी ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा था मन के अंदर कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह ये हमारे साथ ही, मेरे परिवार के साथ ही इतनी आपदा क्यों। साथियों और ये जो चीजें, घटनाएं हमारे साथ घट रही थी, मुझे लग रहा था कि ईश्वर कुछ गलत कर रहा है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ईश्वर हमारे लिए पहले कांटों का सेज लगा के रखा था और कांटों के सेज के आगे फूलों के हमारे लिए महल बनाने की तैयारी चल रही थी। इस वजह से ये सारे कांटों का जो एक चढ़ाव था वो हमको, पड़ाव को हमको पार करना था। साथियों
मैं बिल्कुल दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, उसी समय मेरे और एक दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा अख्तर मुझे तुम्हारी सारी समस्या पता है, तुमको इस समस्या से बाहर आने का एक ही एक उपाय है। मैंने कहा क्या? कहा कि भैया तुम आईएमसी पार्ट टाइम करना शुरू कर दो। मैंने कहा तुम बावले हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सठिया गए हो, मैं नहीं सठिया गया हूं भाई साहब। मैं डॉक्टर हूं, वो भी एमडी डॉक्टर हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, डॉक्टर हूं, मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, चिरंजीवी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे पेशेंट हैं। चिरंजीवी का नाम सुना आपने? यस। हाँ जी, मेगा स्टार तेलुगु इंडस्ट्री का, वो सारे मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। मैंने आज तक साबुन नहीं बेचा, मैंने आज तक किसी को एक पिन नहीं बेचा। मेरे क्लिनिक में लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, एसी केबिन में मैं बैठता हूं, लोग बाहर मेरा इंतजार करते हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं गली गली द्वारे द्वारे घर घर जाके तुलसी बेचूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने एक ही बात बोली, भाई साहब अगर तुम आईएमसी के अंदर आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा अगर दे देते हो तो तुम्हारी ये जो सारी समस्या है वो 3 से 4 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। नहीं तो तुम तुम्हारी क्लिनिक से चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना सिर फोड़ दो, चाहे जो कर लो, तुम 50 लाख का लोन को नहीं उतार सकते। मैंने इसके ऊपर गौर किया साथियों, बहुत विचार करने के बाद, दाएं बाएं सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे करना तो पड़ेगा। अगर इस समस्या से बाहर निकलना है तो करना तो पड़ेगा। मैंने 2014 मई के अंदर आईएमसी को पार्ट टाइम करना शुरू किया। सुनिए मेरी बातें, पार्ट टाइम मैंने काम शुरू किया आईएमसी में। प्रैक्टिस कर रहा था मैं अपने क्लिनिक पे, 9 बजे से शाम के 6-7 बजे तक बैठता था, और उसके बाद बीच में 2 घंटा काम करता था, और 7 बजे के बाद में रात में 12 बजे तक मैं प्लान दिखाता था। 2-2 घंटा, 4-4 घंटा करके मैंने काम शुरू किया साथियों। 113 लोगों ने मुझे मना किया स्टार्टिंग में। कितने लोगों ने? 113 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। मैं दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने सलाह दी ये काम नहीं चलते। मैं रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों ने मुझे समझाया कि बेटा ये सब काम नहीं चलते, तुम क्या लेवल पे हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा देखो बैकग्राउंड, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे खानदान का नाम खराब कर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना, सारी बातें बोली। 113 लोगों ने मुझे मना किया साथियों। 114 बंदा मेरे साथ में तुलसी लेके जुड़ा। वो दिन था, और आज का दिन है। 3.5 लाख लोगों की टीम है। मैंने अभी तक आईएमसी में मई महीने से जो मैंने काम शुरू किया है, पिछले महीने का अगर आप पे आउट देखे, अभी तक मैंने टोटल 10 करोड़ प्लस मैंने BMW कार लिया 2018 में 70 लाख रुपए की। मेरे पास में जमीन है, मेरे पास में गहने हैं, मेरे पास में घर बनाया मैंने। मेरे 2 घर हैं, एक हैदराबाद में है, एक विजयवाड़ा में मैंने घर बनाया। मेरे पास में बहुत सारी जमीन ली। मैं अभी तक 9 देशों की यात्रा कर चुका हूं। मेरे पास पैसे से खरीदी जाने वाली हर एक वो चीज जो आप पैसे से खरीद सकते हो, वो सारी चीज का मैंने अनुभव किया है, और मेरे पास में वो सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे आईएमसी ने दी वो ये है कि जिस डॉक्टर ने मेरी मां को मात्र 2 महीने का जीवन समय दिया था, जिस डॉक्टर ने कहा था कि सितंबर में 2 महीने के बाद में तुम्हारी माता जी नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूं साथियों कि आईएमसी के चमत्कारी, आईएमसी के दिव्य प्रोडक्ट्स के वजह से मेरी मदर हमारे साथ और 28 महीने और जीवित रही, और अच्छे से उन्होंने अपना जीवन बसर किया बिना पीड़ा के, बिना किसी समस्या के। 28 महीने हमारे साथ में और रही। कैसे? उस समय जब हमारे घर में एक बुजुर्ग की जरूरत थी। सोचिए कि मेरे अब्बा का देहांत हो गया, और अगर खुदा ना खास्ता मेरी अम्मी को भी अगर ईश्वर के पास जाना पड़ता तो सोचिए हम सब लोग टोटल अनाथ हो जाते। लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट्स की वजह से, आईएमसी के इतने बेहतरीन सिस्टम की वजह से मैं काम करके अपनी अम्मी को अच्छी और सेफ लाइफ दे पाया, और साथ ही साथ जो लोन था
जो हमारे अप्पा ने ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए लिया होगा, वो सारा लोन वगैरह हमने वापस करके आज मेरा जो घर है नागपुर का वो बिल्कुल भी बैंक से छूट गया है। तो साथियों ये कारण है कि आज मैं आईएमसी में पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी समर्पण के साथ में मैं काम कर रहा हूं। आज मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, मेरे पास में समय भी नहीं है। आईएमसी मेरे लिए बिजनेस नहीं है, आईएमसी मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। आईएमसी को मैं कहता हूं कि मेरी माँ है। मुझे लगता है कि ईश्वर जब मेरी जो माँ ने मुझे पैदा किया है उसको इस दुनिया से लेके जाने का जब ईश्वर ने प्लानिंग किया था तो ये सोचा होगा ईश्वर ने कि इनकी माँ को तो मैं उनके जीवन से निकाल दूंगा बच्चों के, लेकिन आईएनसी रूपी माँ को मैं उनके झोली में डाल के जाऊंगा ताकि आईएनसी डॉक्टर अख्तर का परिवार और उनके 7 पुरुषों का परिवार जो है आईएनसी के माध्यम से उनका जीवन बसर चलते रहे। तो साथियों मेरे लिए आईएनसी बिजनेस नहीं है, मेरे लिए आईएनसी माँ के जो समान है। और जिस व्यक्ति ने आईएनसी को अपनी माँ के समान मान के काम कर लेगा, आईएनसी का आशीर्वाद उसके सर पे जीवन बन रहेगा, ताउम्र रहेगा। साथियों तो ये है मेरी रियल लाइफ स्टोरी और मैं आज आपको यही बताने, यही समझाने यहां पे आया हूं कि अगर आईएनसी के अंदर आके डॉक्टर अख्तर का भला हो सकता है, अगर डॉक्टर अख्तर की जीवन शैली बदल सकती है, अगर डॉक्टर अख्तर का भविष्य बदल सकता है, तो यहां पे बैठे हर एक इंसान का जीवन बदल सकता है, आपकी जीवन शैली बदल सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी जो ख्वाहिश है वो सारी की सारी आप पूरी कर सकते हो, लेकिन कुछ बलिदान देना पड़ेगा।